तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी। तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी। पढ़ ले बेटा वरना बेचनी पड़ेगी एक दिन सब्जी। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं जो है कि क्या ये ज्योमेट्री जो 10th लेवल की होती है वो सारा टाइप्स जो भी होते हैं वो सारा आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं हम टॉपिक्स की ओर। तो ज्योमेट्री जो होता है बच्चों, ज्योमेट्री का हिंदी ज्यामिति होता है और ज्यामिति दो शब्दों से मिलके बना होता है, ज्या और मिति। ज्या का मतलब होता है कौन, तो कौन का मतलब इसमें कौन का मापन करते हैं और साथ ही साथ जो है कि भुजाओं का भी मापन करते हैं। तो जिस अध्याय के अंतर्गत कौन तथा उसकी भुजा का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्यामिति। आज कुछ थ्योरम को ही पढ़ते हैं इसमें, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज है बच्चों वो आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाता है और इसका ये अंदर वाला जो होता है वो ट्रायंगल कहलाता है। समझ रहे हैं ना, ये तीन चीज ये तो सीख गए इसमें। और ये आपका साइड है। और यदि हम बच्चों इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो हम जानते हैं कि एक रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योगफल क्या होता है, 180। किसी रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योगफल क्या होता है, 180, या तो ऊपर या तो नीचे। टोटल मेरा हो जाता है बच्चों 360। ये बात मालूम होना चाहिए। और दूसरा बात मालूम होना चाहिए बच्चों, ये 9th की चीज़ है बट हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि दो रेखा आपस में क्या है, पैरेलल है, और यदि कोई रेखा इसको क्या ट्रांसवर्स कर रहा है, तो एकांतर यानी जेड से जेड जैसा बना हुआ कौन, जेड, ये कौन जेड से, तो ये कौन और ये कौन एकांतर कौन कहलाता है। इस ओर से भी हम जेड को बना सकते हैं, तो ये कौन और ये कौन एकांतर कौन कहलाता है बच्चों। ये बात मालूम होना चाहिए। और ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। बोलिए सर आप कैसे कैसे होता है, आपको थोड़ा सा जो है कि मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। यदि हम BC के समांतर कोई एक MN रेखा यदि खींच लें, ये M और ये क्या N रेखा यदि हम ड्रा कर लें, तो आप पाते हैं कि ये दोनों जो है कि क्या पैरेलल रेखा खींच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कौन, देखिए जेड जैसा जो कौन बन रहा है, ये जेड जैसा, तो ये कौन एकांतर कौन कहलाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और ये कौन जो जेड जैसा इस जगह भी बन रहा है, ये कौन क्या कहलाएगा एकांतर, तो ये 2 हो जाएगा बच्चों। और किसी भी रेखा के एक ही ओर बने कोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो है कि क्या हो गया, यदि हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 होगा कि नहीं बच्चों। और जब 180 होगा तो एंगल ए को जो है कि ए मान लिए, बी को 2 को बी, 3 को क्या सी मान लिए। तो ये मेरा प्रूव्ड हुआ कि नहीं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या हो गया बच्चों, 180। आपको यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें और पुनः जो है कि क्या पीछे से इसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं बच्चों आपको थेल्स प्रमेय को मैं बताऊंगा। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। कहता है यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा यदि खींचेंगे तो वह एक ही अनुपात में क्या हो जाएगा, विभाजित। कहने का मतलब AD अब बटे BD बराबर AE अब बटे क्या C, ऐसा आपको प्रूव करने के लिए कहा है। तो हम मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें जो है कि BC के समांतर हम DE को खींच रहे हैं, रेखा खींची गई है, कोई दिक्कत। जो AB और AC को क्रमशः D, AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर जो है कि क्या मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें सिद्ध करना है इस स्थिति में कि AD बटे क्या BD या तो DB बराबर AE बटे क्या AC, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कोई जो है कि आसान चीज़ नहीं होता है बच्चों। प्रूव करने के लिए हमको ये साइड लाना पड़ेगा
और ये भी साइड लाना पड़ेगा। तो एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों, यदि कोई लाइन है और उस पर कोई रेखा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये आपका 90 डिग्री हो गया बच्चों। और इसको यदि हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ाने पर इस तरह का ट्रायंगल बन गया, और ये जो है कि क्या बेस हो गया बच्चों। और बेस का ये पार्शियल वैल्यू मालूम, आधा वैल्यू ये जो है कि इसका मान ए है और इसका मान क्या है बच्चों, बी है। समझिएगा, ये आपको हाइट दिया है। तो आप यदि इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं इस एरिया का तो इसी का बेस लेना होगा, और यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आपको इसका बेस लेना होगा। ये बात इसमें भी लागू होगा बच्चों, देखते हैं। तो हमने रचना की है कुछ, ताकि हम क्षेत्रफल निकाल सकें बच्चों इसमें जो भी ट्रायंगल होगा। तो क्या किए, डी से डी एम ए ई पर लंब डालें, और ई से ई एन ए डी पर लंब डालें, और डी को सी से और बी को ई से मिला दिए बच्चों। यही बात हम लिख भी दिए हैं। डी से डी एम तथा ई से ई एन लंब क्रमशः ए सी तथा ए बी पर डालें, बी को ई से तथा सी को डी से मिला दिए। जब मिला दिए तो बच्चों देख रहे होंगे ये ट्रायंगल ए और डी ई बनता है, और उसके बाद इस और भी जो है कि नीचे वाला एक ट्रायंगल बनता है बी डी ई। बी डी का आधार ये है मेरा बच्चों, और ए डी ई का आधार मेरा ए डी है। बट इस आधार पर जो है कि लंब यदि देखिएगा तो एक ही है, एन ई। तो कहने का मतलब दोनों त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए आधार तो अलग अलग होगी लेकिन ऊंचाई क्या होगी, एक ही होगी। इस और हम देखते हैं बच्चों, ये ट्रायंगल तो यही लेंगे हम, बट आधार जो है कि इसका इस ओर से देखें तो ये हो जाएगा मेरा ए ही, और उसमें जो है कि ये डी ई सी जो ट्रायंगल है उसके लिए आधार मेरा ये हो जाएगा ई सी। और इस पर ऊंचाई की बात करें तो हमेशा एन ही होगा क्योंकि एक ही लंब है, नहीं डी एम होगा, एक ही लंब है इसमें बच्चों। अब देखते हैं बारी बारी से। तो जब आधार ए बी एवं ए ई हो एवं उस पर डाला गया लंब क्रमशः एन ई तथा डी एम हो तो क्या होगा बताइए। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। ए डी ई के लिए आधार ए डी हो जाएगा बच्चों, एन ई। 1/2 गुना डी बी गुना क्या, एन ई। एन ई कैंसिल, 1/2 भी कैंसिल बच्चों। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे क्या, डी बी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों। और पुनः यदि हम फाइंड करते हैं ए डी ई का क्षेत्रफल तो उस ओर से तो 1/2 गुना ए ई गुना डी एम हो जाएगा, बटे त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 1/2 गुना जो है कि क्या ई सी और गुना क्या हो जाएगा बच्चों, डी एम। डी एम कैंसिल। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात हमको ए ई बटे सी ई मिलता है। तो उसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 समीकरण 2 से देखते हैं बच्चों, ये क्षेत्रफल का अनुपात तो इक्वल है, तो ये भुजा का अनुपात भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से बच्चों ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी प्रूव्ड हो गया। सच में प्रूव्ड हो गया बच्चों कि यदि किसी त्रिभुज में हम कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच रहे हैं तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में क्या, विभाजित हो जाते हैं। तो हमने क्या सीखा बच्चों, यदि कोई त्रिभुज ए बी सी है और उसमें किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा हम खींच रहे हैं तो क्या होगा, यानी जो है कि इस भुजा, ये पहला भुजा है और ये दूसरा भुजा है, तो इस भुजा को जिस अनुपात में हम चेंज करेंगे इसके आगे वाला भी भुजा जो है कि उसी अनुपात में क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज। देखिए बच्चों, इस और हम क्या लिखे हैं, ए डी बटे बी डी। तो ए डी को पहले लिखे इसलिए ए ई बटे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस और लिखे ए बी बटे ए डी, ए बी लिखे पहले तो इसलिए लिखना पड़ेगा ए सी, और इस नीचे लिखे हैं ए डी तो लिखना पड़ेगा ए ई। फिर देखिए बच्चों, ए बी बटे बी डी लिखे हैं तो पहले ये पूरा लिए उसके बाद नीचे से बी डी लिए, तो इस और भी पूरा ले करके नीचे से सी ई लेना पड़ेगा बच्चों। कोई दिक्कत, समझ गए बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस इस पे आधारित कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, यदि ए डी बराबर क्या हो गया 2.5, ये यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है। डी बी बराबर क्या 3 सेंटीमीटर दिया है, और ए ई का वैल्यू जो दिया है 3.75 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है ए सी का वैल्यू निकालनी है टोटल का। तो टोटल वाला का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, तो टोटल वाला रेशियो लगाएंगे इसमें, और जो
पार्शियल रेशियो है उसको एक्स मान लेते हैं, इसको आधा। तो क्या, तो ए बी अब बटे बी डी लगाना पड़ेगा, तो ए सी बटे क्या हो जाएगा मेरा सी। तो ए डी का वैल्यू क्या है बच्चों 2.5, बी डी का 3 सेंटीमीटर है, इसका 3.75, इसका एक्स। यहाँ से डेसिमल जो है कि उड़ाइएगा 0 आ जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। इसको कट कीजिएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 10x बचेगा। तो 10x गुना 1 क्या हो जाएगा 10x बराबर 15 दिया क्या हो जाएगा 45, इसलिए x बराबर 4.5 होगा बच्चों। बट हमको ए सी का वैल्यू निकालना है, तो ए सी बराबर ए ई प्लस क्या होता है सी, ए ई प्लस क्या सी। तो ए ई का वैल्यू 3.75 है और सी ई का वैल्यू 4.50 है, इसको जोड़ दीजिएगा तो बच्चों 8.25 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए बच्चों थेल्स प्रमेय का विलोम को लिख कर सतह, तो थेल्स प्रमेय का जो विलोम होता है बच्चों क्या होता है, वो कहता है कि यदि ये दोनों भुजा कोई जो है क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांट रहा है तो यह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा समांतर होगी। वो कह रहा है यदि समांतर है तो वह समान अनुपात में होगा, और ये कह रहा है यदि समान अनुपात में बांट रहा है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगा समांतर होगा। तो पूछने का अलग अलग तरीका है, इसलिए इसको हम उल्टा कह दिए, कह दिया थेल्स प्रमेय का क्या विलोम कह दिया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ को हम क्लियर से समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो माना कि रेखा डी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के को क्रमशः बिंदु डी और ई पर इस प्रकार मिलती है कि यह जो है कि इसको समान अनुपात में बांट देता है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। कोई दिक्कत। अब जो है कि हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजा पैरेलल है। तो सच में ये तो हम लिख दिए, लेकिन ये सच में होता है क्या, यदि ये सच में हो जाएगा बच्चों तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है पैरेलल है। तो चलते हैं, कुछ ना कुछ सिद्ध करने के लिए करना पड़ता है। तो हमने रचना करेंगे क्या, डी को डी से डी एम ए ई पर और ई से ई एन ए डी पर लंब डाला, और डी को सी से और बी को ई से मिला दिया बच्चों। कहता है न बच्चों मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो इसलिए मेहनत करते रहना है आपको। और पबजी खेलने से जो है ना कुछ नहीं मिलेगा, एक दिन आपको सब्जी ही बेचना पड़ेगा जा कर के, समझ रहे हैं ना। इसलिए पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे मुकाम को हासिल कर लीजिए। तो डी से डी एम, तो रचना में वही जो बोले थे बच्चों, डी से डी एम ई से तथा ई से ई एम लंब क्रमशः ए सी और ए बी पर डालें, बी को ई से तथा सी को डी से मिला दें। जब आधार ए बी तथा ए सी हो तथा उन पर डाला गया लंब एन ई तथा डी एम हो, तो इसके लिए जो बता दिए बाबू, जिसका क्षेत्रफल निकालना उसका आधार लेना है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना ए डी आ बटे क्या एन ई हो जाएगा बच्चों। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल तो बी डी ई आधार बी डी हो जाएगा, इस पर डाला गया लंब एन ई हो जाएगा, 1/2 गुना बी डी गुना एन ई। तो ये कट गया, तो इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल कितना ए डी बटे डी बी आता है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों जब आधार ए सी होगा तो सबसे पहले ए डी ई के लिए जो है कि आधार ए ई हो जाएगा बच्चों, उस पर लंब डी एम होगा। और त्रिभुज डी ई सी के लिए जो है कि आधार ई सी हो जाएगा बच्चों, और लंब उस पर डी एम हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे क्या हो जाएगा ए सी। इक्वेशन 2 समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलिएगा बच्चों, आपको दिखाई देगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात तो सेम ही है, बट इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इसका एल एच एस इक्वल तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया जो है कि उसका अनुपात, उसका जो है कि भुजा का अनुपात समान हो गया। जब समान हो गया तो हम लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल क्या बी सी, तो वो जो रेखा होगा वह तीसरी भुजा के समांतर सच में ही होगा, और हम प्रूव करके दे दिए बच्चों। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये प्रमेय जो थेल्स प्रमेय का विलोम था ये आपसे पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए इस पर जो सवाल बनता है बच्चों उसको हम देख लेते हैं एक सवाल को। तो बच्चों जो सवाल है तुम्हारा वो जो है कि क्या, आपका जो सवाल है वो 2023 एग्जाम में पूछने वाला है, बहुत ही VVI सवाल ये है बच्चों कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी और इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दिखाइए कि ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी। तो इसमें ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी दिखाना है।
तो आपको जो है कि हम बताने की कोशिश करते हैं बच्चों कि जब भी जो है कि क्या रेशियो वाला बात हो, अनुपात वाला बात हो, तो उसमें हम थेल्स प्रमेय को जो है कि देखना पसंद करते हैं। और थेल्स प्रमेय में जो है कि क्या कोई ना कोई जो है कि त्रिभुज में वह कोई ना कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा होना चाहिए। तो इसलिए हम जो है कि क्या कर दिए बच्चों, ये तो सिद्ध करना है, इसमें हम रचना कर दिए बच्चों, ओ से ओ एन, ए बी और डी सी के जो है कि क्या समांतर खींच दिए, ताकि दोनों त्रिभुज के लिए ये क्या हो, किसी न किसी एक भुजा का समांतर जो है कि रेखा हो जाए, ताकि हम थेल्स प्रमेय को लगा सकें। तो देखते हैं बच्चों हम त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या देखते हैं बच्चों, ओ एन ए बी के क्या है बच्चों, समांतर है। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ए ओ बटे क्या ओ सी बराबर बी एन बटे क्या एन सी हो जाएगा। तो ए ओ बटे ओ सी बराबर बी एन बटे क्या एन सी, इक्वेशन 1 मान लिए बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों पुनः जो है कि हम बी सी डी में हम लेके चलते हैं आपको। तो इसमें देखिएगा आप, अब दिखेगा आपको कि ओ एन जो है कि डी सी के क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल हैं तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, और बी ओ बटे ओ डी बराबर बी एन बटे एन सी हो जाएगा। तो वही किए बच्चों इसमें भी कि त्रिभुज बी सी डी में डी सी पैरेलल ओ एन है, तो थेल्स प्रमेय लगा दे तो बी ओ बटे ओ डी बराबर बी एन बटे क्या हो गया एन सी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिएगा बच्चों तो आपको आर एच एस इक्वल दिखेगा, तो एल एच एस इक्वल होगा कि नहीं बच्चों। तो इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 से ये हो गया प्रूव्ड बच्चों आपका। तो ये क्वेश्चन आपसे कम से कम जो है कि 80% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसे लगा के जाएं एग्जाम में, ताकि आपका एग्जाम सफल हो। बच्चों अब मैं आपको इसी में समरूपता एक जो है कि टॉपिक आता है, उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो समरूपता दो शब्द से मिलके बना है, सम और रूप। सम का मतलब समान, यदि दो आकृति है दोनों का रूप समान है बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक दूसरे को समरूप आकृति कहेंगे, वह समरूपता कहलाएगा मेरा बच्चों। और समरूपता का दो गुण होता है बच्चों, उसका संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा का अनुपात क्या होता है बच्चों, समान होता है। चलिए आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यदि ये ए बी सी और डी ई एफ क्या है बच्चों, आपस में समरूप है दोनों त्रिभुज, तो इसका संगत कोण ए बराबर डी हो जाएगा, और ये बी जो है कि ई के बराबर होगा, और सी के क्या हो जाएगा, एफ के बराबर, और इनके संगत भुजा का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर, यानी ए बी बटे क्या डी ई, बी सी बटे क्या ई एफ, और ए सी बटे क्या होगा, डी एफ हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आप समझ लीजिए यदि दो दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। चलते हैं हम आगे देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा संगत भुजा का अनुपात समान होता है बच्चों, ये दोनों बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण, तो माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी क्या है, 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर इजिकल टू कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का, यानी ए बी स्क्वायर प्लस क्या बी सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको बच्चों। तो कैसे कीजिएगा, तो प्रूफ बिना रचना का नहीं होता है बच्चों। रचना उसको कहते हैं जो पहले से नहीं था और हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रचना करते हैं बच्चों, बी से बी डी ए सी पर लंब डाला, ए सी पर क्या डाल दिए, लंब। जब लंब डाल दिए बच्चों तो बीच में जो है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और पहले से एक राइट एंगल ट्रायंगल था तो 3 था, तो एक बारे बारे से छोटा वाला राइट एंगल जो 2 है उसका जो है कि क्या बड़े वाले से तुलना करेंगे और देखेंगे समरूप है कि नहीं। तो प्रमाण दे रहे हैं बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए। ए डी बी में डी और बी क्या है, कौन 90 डिग्री है, और दोनों में कौन आपको ए मिलेगा जो उभयनिष्ठ है। तो कहने का मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें दो संगत कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं वो क्या है, समरूप है। समरूप के जो है कि क्या संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो ए डी, इधर से ए डी लेंगे तो इधर से ए बी लेना पड़ेगा, ए डी बटे ए बी। इधर से जो है कि क्या ए बी लेंगे तो इस ओर से क्या लेना पड़ेगा, ए सी लेना पड़ेगा, ए बी बटे ए सी।
यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, इक्वेशन को मान लीजिए बच्चों। अब पुनः त्रिभुज बी डी सी एवं ए बी सी में, तो ए बी सी का तो बात मालूम ही है, कौन बी 90 डिग्री तो कौन डी भी 90 डिग्री है। इसमें कौन सी क्या है, उभयनिष्ठ है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इधर से डी सी लेंगे तो इधर से बी सी लेना पड़ेगा, तो डी सी बटे बी सी बराबर, इस ओर से बी सी लेंगे तो इस ओर से आपको ए सी लेना पड़ेगा, बी सी बटे ए सी। तो अब बी सी गुना बी सी कीजिएगा तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी डी गुना ए सी हो जाएगा, इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़िएगा तो आपको समीकरण 1 का पहला एल एच एस ए बी स्क्वायर है, इसका बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर इसका आर एच एस क्या है, ए डी गुना ए सी, इसका आर एच एस क्या है, सी डी गुना ए सी, तो ए डी गुना ए सी प्लस सी डी गुना ए सी। यहाँ से ए सी कॉमन हो जाएगा तो ए डी प्लस सी डी, तो ए डी प्लस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए डी और ए डी प्लस सी डी को ए सी लिख सकते हैं। तो चूँकि ए सी बराबर ए डी प्लस सी डी, तो ए सी गुना ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव हो गया बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। इसको याद रखिएगा, हर कहीं जो है कि आपको ये मदद करने वाला है। बच्चों आपसे इस पे आधारित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कैसे, बोले ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछ रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AB स्क्वायर। ये VVI क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बच्चों कि समकोण त्रिभुज दो तरह के होते हैं, एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें लंब आधार कर्ण तीनों असमान होते हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें लंब और आधार आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बताइए बच्चों, बी सी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी बी सी के इक्वल है, तो ए सी स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ चुके हैं। बच्चों आपको इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन भी मिल सकता है और ये भी बहुत VVI है बच्चों। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, तो सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना a होता है। तो दिया गया है ABC, आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है और अब उसकी भुजा क्या है बच्चों, सेम है। और भुजा जब दिया है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना चाहेंगे, तो ऊंचाई कौन होता है बच्चों, जो आधार के साथ क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम हाइट कहते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता उसको हम साइलेंट हाइट कहते हैं। तो ये साइलेंट हाइट है, समझ रहे हैं बच्चों, ये बेस है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना है ये √3/2 गुना a होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो रचना करेंगे, तो ए से AD BC पर लंब डाला। तो जब हम समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा के सामने लंब डालते हैं तो वो भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो भुजा की पूरा लंबाई a था, तो ये क्या हो जाएगा, a/2 बच्चों। और जब हम ADB त्रिभुज में चलते हैं तो D मेरा 90 डिग्री हो जाता है, और जब 90 डिग्री हो जाता है तो ये मेरा समकोण त्रिभुज हो जाता है। और जब ये समकोण त्रिभुज हो जाता है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, BD स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या है बच्चों, A है, और BD का a/2, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा बच्चों, इस जगह a²/4 हो जाएगा। 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा बच्चों। तो 4 1 जब एलसीएम भिन्न का घटा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 से गुना हो जाएगा। तो 4a² माइनस a²/4 बराबर 3a²/4। जब स्क्वायर रूट निकालिएगा बच्चों 3 का नहीं होगा तो √3/2 इंटू a हो जाएगा। अतः समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना a होता है। प्रूव्ड हो गया बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे आधारित, तो आप बनाइएगा इसको। अब देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है किस किस तरह से बनता है, तो ये शुद्ध करने वाला तो देख ही लिए। बट यदि समकोण त्रिभुज का जो है कि लंब आधार और कर्ण तीनों दिया हुआ है,
और उसके कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? तीनों दे करके ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए मैं फार्मूला सबसे पहले बताता हूँ कैसे निकलता है। तो आप बताइए, यदि हम इसको आधार मान लें और इसको ऊंचाई, तो मेरा ये त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, जब मेरा बी सी आधार होगा। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो जानते हैं, तो 1/2 गुना बी सी, तो बी सी का भी वैल्यू बी हो जाएगा बच्चों, ए बी का वैल्यू पी हो जाएगा। तो मेरा जो है कि इक्वेशन 1 हो गया ये मेरा, समझ रहे हैं ना। और जब आधार को हम यदि ए सी आधार मान लें, ए सी, तो ए सी पर डाला गया लंब बी डी हो जाएगा। तो ऐसे भी हम जो है कि इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बच्चों। तो 1/2 गुना क्या, ए सी गुना बी डी हो जाएगा। तो ये भी जो है कि क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस विधि से भी, जब ए सी आधार को ए सी मान कर एक बार आधार को बी सी को आधार मान करके जब ऐसा हम करते हैं बच्चों, तो हमें मालूम होता है कि एक ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो LHS बराबर तो RHS भी क्या हो जाएगा बाबू बच्चों बराबर। तो समीकरण 1 हम समीकरण 2 से चलते हैं, तो 1/2 गुना ए सी गुना बी डी बराबर 1/2 गुना बी सी गुना ए भी हमको दिखता है बच्चों। अब हम देखते हैं कि 1/2 तो कैंसिल हो गया, इस जगह बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी गुना ए बी बटे ए सी। अब बताइए बच्चों कि आप जो है कि क्या बी सी किसे आप देख रहे हैं इस जगह, तो आप आधार को देख रहे हैं बच्चों। ए बी किसे देख रहे हैं बच्चों, आप परपेंडिकुलर को देख रहे हैं बच्चों। और ए सी किसे देख रहे हैं बच्चों, हाइट को देख रहे हैं बच्चों। आपका ये फार्मूला हो गया। कब, जब समकोण त्रिभुज की जो है कि आपको तीनों साइड दिया हो गया हो और कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहे, तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। कोई दिक्कत? तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक त्रिभुज दिया है ए बी सी और कर्ण का वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है, लंब 8 मीटर और आधार 6 मीटर दिया है। सूत्र से लंब की लंबाई बी डी निकालने के लिए कह रहा है, तो हम फार्मूला लगा देंगे ए बी गुना बी सी बटे ए सी। तो हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं बी गुने पी बाई क्या एच। तो 8 गुने 6 बटे 10, 8 छक 48 बटे 10 बटे बच्चों 4.8 आपका आंसर हो गया। लेकिन बच्चों यदि आपको लंब और आधार नहीं दिया गया हो, ना ही कर्ण दिया गया हो और कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई को निकालने के लिए कह रहा हो, तो उसके लिए कुछ और फार्मूला होता है बच्चों। चलते हैं हम देखते हैं। तो वही बोले बच्चों आपको कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज के ना ही लंब आधार ना ही कर्ण दिया गया हो, लेकिन कर्ण पर जो डाले गए लंब BD से जो दो खंड बनता हो, वो दोनों खंडों की लंबाई दे दिया गया हो, तो कैसे निकालिएगा उसका जो है कि उस पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखते हैं बच्चों, यदि हम इस पर लंब डाल देते हैं तो दो त्रिभुज बन जाता है समकोण। एक बन जाता है बच्चों ADB और एक BDC बन जाता है बच्चों। तो दोनों आपस में समरूप होगा बच्चों। बोलिए कैसे? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, समझ रहे हैं ना, ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर, और ये एक भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों, दोनों में हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होगा, समरूप। जब समरूप होगा उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो AD बटे क्या BD बराबर BD अब बटे क्या हो जाएगा CD। तो BD गुना BD BD स्क्वायर और AD गुना क्या हो जाएगा CD। तो दोनों खंडों को जो है कि क्या BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों खंडों की जो है कि लंबाई का क्या गुणनफल। तो देखते हैं बच्चों इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चित्र में देखिए आपको दिया गया है, दोनों खंडों की लंबाई दिया है और BD का वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो हम जानते हैं BD स्क्वायर बराबर क्या होगा AD, यानी दोनों खंडों की लंबाई का गुणनफल। तो 9 मीटर गुना 4 मीटर बराबर क्या होगा, BD बराबर 36 मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट बच्चों 6 मीटर आता है, इसलिए आपका आंसर ये होगा। आप इनको समझ चुके होंगे ये सारा चीज़, उम्मीद करते हैं। आगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। समकोण त्रिभुज पर ही आधारित ये अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या आपको निकालने कह सकता है बच्चों। तो इसे भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अंतःवृत्त किसे कहते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, यदि कोई भी त्रिभुज के जो है कि क्या अंदर यदि वृत्त बनेगा तो अंतःवृत्त कहलाएगा, और उसका त्रिज्या क्या कहलाएगा, अंतः त्रिज्या। कोई बड़ा बात नहीं है बच्चों। और जैसे कि ये मेरा क्या, A के सामने की भुजा को A और B के सामने की भुजा को छोटी b और C के सामने की भुजा को छोटी c से डिनोट करते हैं। यदि ऐसा हो तो आप जानते हैं कि त्रिभुज ACB में ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम जो है कि क्या AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों।
और ए बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी का स्क्वायर। ए सी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी का स्क्वायर। ए बी बी सी को क्या, ए का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। तो हम लिख सकते हैं इसको बाबू बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, सी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या, 2ab लिख सकते हैं बराबर क्या, सी स्क्वायर। तो यहाँ से 2ab को यदि उस ओर लेके जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा बच्चों, इसको इस ओर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या, सी स्क्वायर। जहाँ कहीं भी 2ab हो तो इसको आप याद कर लीजिएगा बच्चों। जो इसका जो अंतःवृत्त की त्रिज्या r होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्ध परिमिति के क्या होते हैं, अनुपात के बराबर होता है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 गुना आधार a है और ऊंचाई क्या है, b है, और अर्ध परिमिति निकालिएगा तो तीनों भुजाओं का योग करके 2 से भाग देना पड़ेगा बच्चों। तो 2 2 क्या हो गया कैंसिल। तो r बराबर क्या होगा, ए बी बटे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। अब अंश एवं हर दोनों में 2 से गुना कर देंगे बच्चों। तो ऊपर में आ जाएगा 2ab, नीचे क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब 2ab क्या जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे बटे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, एक बार दोनों को घटा देंगे बच्चों, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। ये देखते हैं बच्चों कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो है कि मेरा रिजल्टेंट वैल्यू जो अंतःवृत्त की त्रिज्या आता है a प्लस बी माइनस सी बटे 2, जहाँ बच्चों a मेरा क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज का लंब है, b मेरा क्या है, बेस है, और c मेरा क्या है बताइए, किसी सम को हाइट। तो p प्लस बी माइनस क्या h, अब बाई क्या 2 कर देंगे बच्चों, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या फाइंड हो जाएगा। देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो नीचे दिए गए चित्र में अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको h दिया है, p दिया है, b दिया है, r निकालना है। तो चूंकि सूत्र से r बराबर p प्लस बी माइनस h बटे 2, तो r इज इक्वल टू 6 प्लस 8 माइनस 10 बटे 2। तो 14 में से 10 जाएगा 4 बटे 2, आपका 2 आंसर हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको परिवृत्त की त्रिज्या बताने की कोशिश करता हूँ। तो परिवृत्त, तो त्रिभुज के बाहर यदि वृत्त बनता है तो उसको परिवृत्त कहते हैं, और उसके त्रिज्या को परिवृत्त परित्रिज्या कहते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या उनके वर्ग के कर्ण के आधे होते हैं। क्यों, क्योंकि उसका कर्ण जो है कि उस वृत्त का क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है बच्चों। इसलिए इसका रेडियस निकालिएगा तो क्या होगा, AC का आधा हो जाएगा। तो चित्र में जो है कि क्या ये दिया है 10, ये 6, ये 8। तो आपका जो है कि क्या, आपको जो है कि r का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC का 2 हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर बाय 2 तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब बच्चों समरूपता के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम को जो है कि हम पढ़ते हैं। तो पहला बोला गया है बच्चों परिणाम में, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों देखिए, हमको ये आपको प्रूव करना है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बट सबसे पहले माना कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF दोनों क्या है, समरूप है। ये दोनों समरूप है, तो इसका ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर बच्चों। और जब ये कोण बराबर तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए बच्चों। अब ये तो हो गया बच्चों। तो यदि हम रचना करेंगे A से AM और D से DN, क्षेत्रफल के लिए हमको ऊंचाई चाहिए बच्चों, इसलिए हम इसमें लंब डालते हैं। तो लंब डाल दिए बच्चों। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार BC गुना AM हो जाएगा बच्चों। और त्रिभुज DEF का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना EF बटे DN हो जाएगा बच्चों। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटे EF गुना AM बटे DN। लेकिन हमें प्रूव्ड क्या करना है, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं AM बटे DN का वैल्यू निकालना पड़ेगा बच्चों। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम जो है कि क्या त्रिभुज AMB और त्रिभुज DEN में देखते हैं। तो AMB में देखते हैं और DNE में देखते हैं। तो ये एंगल बराबर बच्चों 90 डिग्री, ये इसके बराबर बच्चों, तो ये ऑलरेडी इसके बराबर हो जाएगा। तो जब ऑलरेडी इसके बराबर हो जाएगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा बच्चों। तो AB बटे क्या AM बराबर DE, AB बटे DE
बराबर ए एम बटे क्या डी एन हो जाएगा बच्चों। तो इस जगह से हमें क्या मिला बच्चों, ए बी बटे डी बराबर ए एम बटे डी एन हो गया। इसको इक्वेशन 2 माना। अब जब हम इक्वेशन 1 से चलते हैं बच्चों तो देखते हैं कि ए बी और ए बी बटे डी ई तो बी सी बटे ई एफ के भी बराबर है, ए सी बटे डी एफ के भी बराबर है, और ए बी बटे डी तो ए एम बटे डी एन के बराबर है। तो कह सकते हैं बच्चों हम क्या, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ए बी बटे डी एन ए बी ए एम बटे डी एन तो ए बी बटे डी ई बी सी बटे ई एफ ए सी बटे डी एफ सबके बराबर है। तो इसलिए ये हो जाएगा क्या बच्चों, इसके जगह पे बी सी बटे ई एफ रख देंगे तो बी सी गुना बी सी स्क्वायर ई एफ गुना ई एफ स्क्वायर। तो अतः यह साबित हो गया कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब इस पर आधारित देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ का क्षेत्रफल इतना एवं इतना है तो उनके संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करें। तो हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, इसका 81 मीटर स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों इस ओर, तो ए बी बटे डी ई बराबर क्या होगा 8/9 हो जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन। तो इस तरह के सवाल को लगाएं बच्चों क्योंकि ये पूछा जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के समान होता है। परिमाप तो माना कि त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ दोनों समरूप है, तो इसका कोण इसके बराबर, इसका कोण इसके बराबर, इसका कोण इसके बराबर होगा बच्चों। तो इनके संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा बच्चों बराबर। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा डी ई, बी सी बटे क्या हो जाएगा बच्चों ई एफ, और ए सी बटे क्या हो जाएगा बच्चों डी एफ। तो हम मान लिए इसको क्या बच्चों के, यदि के मान लिए तो ए बी बटे डी ई बराबर के बटे 1 हो जाएगा, बी सी बटे ई एफ बराबर के बटे 1 हो जाएगा, और ए सी बटे डी एफ बराबर के बटे 1 हो जाएगा बच्चों। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा के इंटू डी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा के इंटू ई एफ, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा के इंटू डी एफ हो जाएगा बच्चों। अब आपको परिमाप का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप तो डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ सभी भुजाओं का योग। तो ए बी का वैल्यू बच्चों के इंटू डी ई निकला है, प्लस बी सी का वैल्यू के इंटू ई एफ बच्चों, प्लस ए सी का वैल्यू के इंटू डी एफ बच्चों। अब यहाँ से के कॉमन ले लीजिएगा बच्चों, तो क्या होगा डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, नीचे भी वही मिलेगा आपको, कट जाएगा तो के मिलेगा। और के आप किसको माने हैं बच्चों, इसको उनके भुजाओं के अनुपात को। तो अतः त्रिभुज ए बी सी का परिमाप और त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। समीकरणों से प्रूफ हो गया बच्चों। तो इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बच्चों, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ के संगत भुजा का अनुपात 7/5 है, तो उनके परिमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, तो ए बी बटे डी ई बराबर 7/5 दिया है। कोई भी एक संगत भुजा का अनुपात ले लिए और वह 7/5 के बराबर हो जाएगा। तो समरूपता के नियम से क्या होता है, ए बी सी का त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो इसलिए इसका वैल्यू जो है कि 7/5, इसका वैल्यू भी आंसर होगा 7/5। कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा जो आपका कॉन्सेप्ट बच्चों कि किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। तो कोण जो समद्विभाजक होता है, सामने वाले जो कोण समद्विभाजक होता है उसको उसका जो अनुपात होता है अन्य दो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें रेखा ए एम कोण ए का समद्विभाजक है। तो कोण ए का समद्विभाजक होगा तो ये कोण आपस में दोनों बराबर होगा बच्चों। तो सिद्ध करना है कि बी एम बटे एम सी बराबर ए बी बटे क्या ए सी। तो सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ता है बच्चों, ऐसे सिद्ध नहीं होता। रचना क्या करेंगे हम, सी से सी डी ए एम के समांतर खींचा और डी को ए से मिला दिया। तो ऐसा करने के बाद देखिए बच्चों मेरे पास कैसा फिगर आ जाता है, देखते हैं। तो ऐसा करने के बाद देखिए बच्चों ये था, इसको हम इसके ए एम के पैरेलल जो है कि क्या खींचे और डी को ए से मिला दिए। तो बच्चों देखिए ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। ये आगे बढ़ाने पर ये लाइन और ये लाइन क्या है बच्चों पैरेलल है।
तो इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, ये एंगल दोनों आपस में बराबर है एक्स एक्स, तो ये दोनों जो है कि एंगल क्या एकांतर कोण से बराबर होगा बच्चों ये, और ये भी इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर संगत कोण से। तो कहने का मतलब ए सी बराबर क्या, ए डी हो गया बच्चों, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो है कि ये भुजा बराबर हो जाएगा तब बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो है कि हमको ये सी बी डी में देखते हैं। तो सी बी डी में हमको क्या नज़र आता है कि ए एम जो है कि क्या सी डी के पैरेलल है, तो उस वक्त जब सी डी का पैरेलल है तो थेल्स पर में लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बी एम बटे एम सी बराबर ए बी बटे ए डी हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन 1। लेकिन अब हमको ए डी का मान, ए डी के जगह जो है कि हमको क्या लाना है बच्चों, ए सी लाना है, तो ए डी ए सी के इक्वल होगा तब ना, तो उसको हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। देखिए, तो ए एम पैरेलल सी डी है, ए एम पैरेलल सी डी है, और का तिर्यक रेखा ऐसी हो, का तिर्यक रेखा ऐसी हो, तो कहने का मतलब एंगल सी ए एम और एंगल जो है कि क्या डी डी सी ए बराबर होगा एकांतर कोण से ये कोण ये, और जब ए एम और पैरेलल सी डी का तिर्यक रेखा ए डी होगा तो एंगल जो है कि क्या हो जाएगा एंगल जो है कि सी डी ए जो होगा वह जो है कि एंगल सी ए एम के बराबर होगा। अरे भाई इसके भी बराबर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है संगत कोण से, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। तो अब दोनों प्रमाण से हमें क्या प्राप्त होता है कि एंगल त्रिभुज ए सी डी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और उसमें जो है कि एंगल सी और एंगल डी क्या है, बराबर है, तो उसके जो है कि क्या सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, ए सी बराबर ए डी। समीकरण 1 से बी एम बटे एम सी बराबर ए बी बटे ए सी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ए डी के जगह ए सी हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, देखते हैं कैसे पूछता है। तो ये दिया है बच्चों, इसका वैल्यू जो है कि क्या बी डी बटे सी डी का वैल्यू दिया है, इसका 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कौन समद्विभाजक के नियम से हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये बी डी बटे सी डी हो जाएगा बराबर ए बी बटे ए सी, इसका वैल्यू 4/5, इसका 7, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा बच्चों, आपको ए सी का वैल्यू 8.75 आ जाएगा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं बच्चों अब आपको वृत्त के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। वृत्त क्या होता है बच्चों, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया बच्चों, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं बच्चों, और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम कहते हैं जीवा बच्चों, और जो कर्व लाइन होता है उसे हम चाप कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, और ये वैसी जो है कि जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसको हम व्यास कहते हैं बच्चों, और यदि ये बी सी व्यास को डी से डिनोट करते हैं, और डी बराबर होता है बच्चों 2r। तो ये बात समझ रहे हैं, केंद्रक जो होता है ये होता है, त्रिज्या जो होता है केंद्रक और परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इस जगह ओ ए आपको त्रिज्या नजर आएगा, ओ बी आपको त्रिज्या नजर आएगा, ओ सी आपको त्रिज्या नजर आएगा। व्यास किसे कहते हैं बच्चों, वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, या जीवा दोनों को परिधि को जो है उसको परिधि को दोनों और परिधि को छूते हुए उसको व्यास कहते हैं। तो बी सी इस जगह जो देख रहे हैं बच्चों व्यास है। जीवा किसे कहते हैं बच्चों, वृत्त के दोनों ओर परिधि को छूने वाली रेखा जीवा कहलाती है। बच्चों स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बच्चों। परिधि किसे कहते हैं, वृत्त वक्र पथ की एक लंबाई होते हैं, घेरा की कुल लंबाई वृत्त का जो है कि क्या परिधि कहलाता है। ये सारा चीज आप समझ चुके बच्चों, बस चाप को भी समझ लीजिए। तो वृत्त की चाप परिधि के सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। तो इसमें से वृत्त का चाप कोई यदि टुकड़ा निकालेंगे ये वृत्त का चाप कहलाएगा, और परिधि को भी हम चाप ही कहते हैं, लेकिन ये कर्व लाइन होता है बच्चों। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं बच्चों, जो वृत्त को एक बिंदु पर छू करके निकल जाती है वैसी रेखा उसको हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। लेकिन दो बिंदुओं पर मिल करके निकलता है तो उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, एक वृत्त में अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होती है, एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। अब देखिए बच्चों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं,
तो वैसी दो वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाता है। जो दोनों वृत्त को स्पर्श करे, देखिए ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्योंकि इसको भी और इसको भी स्पर्श कर रहा है। ये भी उभयनिष्ठ है क्योंकि इसको भी और इसको भी स्पर्श कर रहा है। ये भी उभयनिष्ठ है, ये इसको भी कर रहा है, तो उभयनिष्ठ कहते हैं। तो इसकी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कंडीशन पर जो है कि निर्भर करता है। कंडीशन को देखते हैं, समझते हैं। जब दोनों वृत्त कुछ दूरी पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ दूरी पर होगा तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से। इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4। जब दोनों वृत्त आपस में स्पर्श करें तो यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, और कोई कंडीशन नहीं होगा तो उस पर इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होगी बच्चों। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा बच्चों, आपस में काट रहा है तो एक ऐसी रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा 2 ही होगा, और अन्यथा इसके अलावा कोई भी खींचेगा तो क्या होगा, वो छेदक रेखा हो जाएगा। इसलिए इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगी बच्चों। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर आंतरिक रूप से स्पर्श करें, एक बिंदु पर स्पर्श करा तो एक ही स्पर्श रेखा खींचिएगा, इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा आप यदि खींचना चाहिएगा वो छेदक रेखा आपका कहलाएगा। तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होगी बच्चों। जब एक वृत्त पूरी तरह से दूसरे वृत्त के अंदर हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो मोस्ट पॉइंट बचा है उसको हम क्लियर करते हैं। अब बच्चों हम वृत्त से संबंधित जो प्रमेय होता है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ होता है ना बच्चों, कुछ बच्चे क्या होते हैं पहले प्रमेय को ही पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, मैं पहले जो है कि संक्षिप्त में आपको कुछ बताने की कोशिश किया वृत्त के बारे में, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। तो माना कि सी परिधि, ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसमें ओपी वृत्त की एक त्रिज्या है एवं रेखा एपीबी वृत्त की के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। चलिए बच्चों, ये स्पर्श रेखा ये बोल दिया। तो ये ओपी मेरा क्या है, एक जो है कि क्या वृत्त की एक त्रिज्या है, और ये एपीबी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध करना है कि ओपी लंब एबी। तो यहाँ एबी वृत्त की स्पर्श रेखा है और पी स्पर्श बिंदु है। पी क्या है, स्पर्श बिंदु है, एवं पी के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर है। पी के अतिरिक्त जो है कि जितना भी बिंदु है वो क्या है, वृत्त के क्या है, बाहर है। तो जब बाहर है तो ओ क्यू क्या होगा, ओ पी से बड़ा हो जाएगा। साथ ही ओ पी क्यू से स्पर्श रेखा ए बी के सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है। ओ पी जो है कि सबसे छोटी है। तो OP केंद्र O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी है। तो अतः OP लंब AB ये न्यूनतम दूरी है, इसी कारण जो है कि ये क्या हो गया, लंब हो गया। यहाँ से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा कोण बन जाएगा या तो छोटा कोण बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, यही आपका प्रोसेस था। और इसी से जो है कि साबित होता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात कहने का मतलब स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब का काम करती है। अब देखिए बच्चों, आपका दूसरा प्रमेय है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो माना कि सी परिधि, ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु पी से ए और बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। ए और बी बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो इस जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सिद्ध करना है कि AP बराबर क्या, BP। तो रचना क्या की है, O को P से मिला दिया। जब O को P से मिलाएंगे बच्चों और त्रिभुज, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा मेरा, एक OAP बनेगा और एक OBP बनेगा। तो दोनों में देखते हैं बच्चों, एंगल A और एंगल B 90 डिग्री का है, और AO बराबर OB दोनों बराबर है R। OP बराबर OP है, OP बराबर OP है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। किससे, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से। तो इसलिए जो है कि क्या, जब सर्वांगसम हो गया तो दो भुजा बराबर है तो अन्य भुजा भी क्या, तीसरी भुजा भी क्या होगा, प्रश्न बराबर होगा। तो ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वृत्त के केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर
तो वृत्त के केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर क्या दूर अवस्थित किसी बिंदु P से 8 सेंटीमीटर लंबाई की स्पर्श रेखा PT खींचा गया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस जगह जो है कि इसको मिला देंगे तो बच्चों 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये आपका 8 मीटर दिया है बच्चों। तो ये जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये कर्ण का काम करेगा। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, OT स्क्वायर प्लस क्या PT स्क्वायर। इसका मान बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मान निकालना है, इसका 8 है। तो 10 का 100 हो जाएगा, 100 में से 64 को घटाना है। OT बराबर 36 मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 मीटर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब जीवाएँ वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती हो तो क्या होगा, उसका जो रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो जब अंदर से अंदर काटता हो तो अंदर से हमको बाहर जाना है। तो PA गुना क्या PB बराबर PC गुना क्या PD हो जाएगा बच्चों। जब जीवाएँ वृत्त के बाहर एक दूसरे को काटती हो तो बाहर से काटेगा तो बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। तो PB गुना PA बराबर PD गुना क्या PC हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत। तो PB गुना PA बराबर PD गुना क्या PC हो जाएगा। जब अंदर से काटेगा तो बाहर जाना है और बाहर काटेगा तो बाहर से अंदर जाना है बच्चों। ये आपको कॉन्सेप्ट याद करना। जब वृत्त में एक छेदक रेखा तथा दूसरा स्पर्श रेखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और इसका एक बार जो है कि क्या बाहर से अंदर जाना है तो PA गुना क्या हो जाएगा PB बच्चों। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए x का मान कारा निकालने के लिए इसमें, तो इसमें क्या होगा बच्चों बताइए, PA गुना PB बराबर PC गुना PD। तो PA गुना PB हो जाएगा, PC गुना PD हो जाएगा। तो PA का वैल्यू 6 हो जाएगा और PB का वैल्यू 9 6 15 हो जाएगा बच्चों। और ये PC का वैल्यू 5 हो जाएगा, PD का वैल्यू 5 प्लस x हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, 5 तिया 15 6 तिया 18 और ये x प्लस 5। तो x बराबर 18 माइनस 5 बराबर क्या होता है 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चित्र में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, BQ बराबर 8, तब AB का मान कारा निकालने के लिए। PQ का मान 12 है और BQ का मान जो है कि क्या 8 दिया है और ये AB का वैल्यू निकालने के लिए कहा रहा है। तो हम जानते हैं ये PQ का स्क्वायर हो जाता है और यह क्या बाहर है तो बाहर से अंदर जाना है। तो QB या तो BQ गुना क्या AQ। तो आपका BQ 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 प्लस x बराबर 12 का स्क्वायर। तो 8 8 64 प्लस 8x बराबर 144। तो 8x बराबर 144 माइनस 64। तो 8x बराबर क्या होगा 80 हो जाएगा। यहाँ से कर दीजिएगा x का मान 10 आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। और जहाँ तक ज्ञान की बात है बच्चों, तो ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जिसे जितना अधिक बांटा जाए वह उतना अधिक बढ़ता जाता है बच्चों। इसलिए मैं आप लोगों को ज्ञान बांटने का काम शुरू किया हूँ और यह ज्ञान बांटने का काम तब तक करूँगा जब तक हमारे शरीर में जीवन रहेगा और ताकत रहेगा, तब तक मैं आप लोग के साथ हूँ और आप लोग के लिए कुछ न कुछ करता ही रहूँगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और हमें सपोर्ट करें बच्चों और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। जो भी हो आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय बिहार, जय इंडिया।